ओके, तो लास्ट लेक्चर तक सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस थे वो मैंने आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को। सो लिखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास, पहला न्यूमेरिकल है, लिखिएगा जल्दी से। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द position vector of a center of mass of a system of three particle, of a system of three particles system of three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg, located at vectors r1 is equal to 4i cap plus 2j cap minus 3k cap मीटर। दूसरा है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर दिया है r2 इज इक्वल टू आई कैप, माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड r3 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। तो ऐसे तीनों जो मासेस हैं, ओके, इन तीनों मासेस के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए। मतलब हम ऐसा एक्सिस एज्यूम करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस, और इसके ऊपर तीन मासेस रहेंगे m1 m2 m3 मास रहने वाले, और ऐसे तीनों पार्टिकल का आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये m1 मास रहने वाला पार्टिकल रहेगा, ये m2 और ये m3, तीनों के आपको एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट दिए, ओके। फिर आपको पता है इसमें आपको कौन सा लॉजिक यूज करना है, by using which logic we can able to calculate the coordinate of position vector of center of mass, tell me. Summation n upon mi। हाँ, राइट आंसर है। मतलब ओके, मैंने आपको ये जो बिट पढ़ाया था ना, तो उस वक्त मैंने आपको नाम दिया था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेवरल पार्टिकल सिस्टम। सेवरल पार्टिकल क्यों? क्योंकि ये दो से ज्यादा पार्टिकल है। दो पार्टिकल होते तो हम इजीली निकाल सकते थे, अब ये तीन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर फिर हम समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ आरसी, मतलब सेंटर ऑफ मास का अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n mi ri डिवाइडेड बाय टोटल मास रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट किया आपने तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन इसी को मैंने आपको अल्टरनेटली एक अनदर वे से कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करना, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना, फिर जे कैप से मल्टीप्लाई करना, फिर जेड कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का और उसको के कैप से मल्टीप्लाई करना। ये मेथड में इजी पार्ट ये कि अलग अलग से हम वाई सी एम, जेड सी एम और एक्स सी एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों को कंबाइन करेंगे ना हम, तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है और थोड़े ज्यादा बड़े लेंथी कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना, वरना आंसर हमारा गलत हो सकता है। तो एक्स सी एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, m1 इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस mass of third particle into x coefficient of third particle divided by m1 plus m2 plus m3। तो ये फॉर्मूला आपको टोटल आंसर देगा। तो देखो अब m1 का वैल्यू कितना लेना है, गिवन डेटा हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं साइड में, अभी यहाँ यहीं पर जगह है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। m1 का वैल्यू कितना है देखिएगा 1 kg, m2 का वैल्यू कितना है
m2 का वैल्यू 2 kg है और m3 का वैल्यू 3 kg है। और इसके जो कोएफिशिएंट है मैं यहीं पर लिखता हूँ बेटर वे, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा और ये z1 रहेगा। वैसे ये x2 y2 और ये z2 रहेगा। वैसे ये x3 y3 और z3 रहेगा। ठीक है, तो बताओ x कोएफिशिएंट कितना है पहले पार्टिकल का मास 1 kg है और उसका x कोएफिशिएंट 4 है, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास 2 kg है और उसका x कोएफिशिएंट 1 है, प्लस तीसरे पार्टिकल का मास 3 kg है और उसका x कोएफिशिएंट कितना है 2 है। ओके, इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो फिर क्या आएगा बोलो बच्चों आंसर, 1 इंटू 4 मतलब 4 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6 आएगा। तो 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, तो 14/6 आएगा ये। ठीक है, बराबर आ रहे कि देखो, एक मिनट रुकिएगा। 1 12 आएगा सर। 12/6। ठीक है ठीक है, 12/6। हाँ 12/6 आ रहा है, 6 प्लस 6 से है। ओके, मुझसे गलती हुआ एडिशन करने में। तो 12/6 मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो x कोएफिशिएंट का वैल्यू मिल गया हमें, जो हमारा प्रॉब्लम था XCM का वो हमें मिल गया। अब फटाफट आप YCM का वैल्यू कैलकुलेट करो, मुझे ये रफ करना पड़ेगा, बच्चे लिखने तक आप अपना कैलकुलेशन करते रहो। YCM निकालो और उसके बाद ZCM निकालो। ठीक है, कुछ बच्चों का आ गया आंसर, अच्छी बात है। साक्षी आ गया आपका आंसर। स्नेहल एक बार साइन चेक करो, मैग्नीट्यूड वाइज आपका बराबर है आंसर लेकिन साइन वाइज गलत है। ओके, और जेड कोएफिशिएंट भी निकाला है साक्षी ने, तो बहुत बढ़िया, 2/3 एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे बताओ XCM का वैल्यू लिखा है बच्चों आपने, मुझे रफ करना पड़ेगा तभी मैं लिख पाऊंगा। YCM का वैल्यू ऐसे फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, क्या आने वाला है फिर देखिएगा, YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 का वैल्यू 1 kg, y1 का वैल्यू 2 प्लस m2 का 2, y2 का -4। कोएफिशिएंट अच्छे से लिखना है साइन वाइज भी, प्लस m3 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू -2। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, मतलब नीचे 6 आएगा और ऊपर 2 प्लस 1 2 और ये माइनस आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पर माइनस देता हूँ, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, -8 -6, तो -14 प्लस 2 मतलब -12/6 आएगा, मतलब ये -2 आने वाला है। तो YCM का वैल्यू -2 आने वाला है और XCM का वैल्यू +2 आने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल गए दो कोएफिशिएंट के। इसी वजह से हमें Z कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, इसी वजह से हमें Z कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, साक्षी आपने सही आंसर बताया है, तो इसे मैं रफ करता हूं बच्चों। XCM का वैल्यू मिल गया हमें ZCM इज इक्वल टू आएगा m1 Z1 प्लस m2 Z2 प्लस m3 Z3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो अब क्या आएगा देखिएगा, m1 का वैल्यू 1, Z1 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 2 और Z2 का वैल्यू 2 प्लस m3 का वैल्यू 3 और Z3 का 1। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, तो फिर आएगा ZCM का वैल्यू -3 प्लस 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आने वाला है फिर देखिएगा, आंसर आएगा फिर -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4/6 बचेगा, तो 4/6 मतलब ही 2/3 आने वाला है। ठीक है, तो ZCM का वैल्यू हमें मिल गया 2/3। इज इट ओके? ZCM का वैल्यू 2/3 आएगा। ओके, तो यहां तक देखिएगा हमें, फिर हमें तीनों भी कोएफिशिएंट मिल गए, तो अभी तीनों कोएफिशिएंट का वैल्यू हमें ऊपर पुट करना है। ओके, और फाइनली पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का।
तो ये इजी मेथड है और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में भी, याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा फिर, एक्स सी एम इंटू आई कैप प्लस वाई सी एम इंटू जे कैप प्लस जेड सी एम इंटू के कैप। ओके, तो एक्स सी एम का वैल्यू 2, तो 2 आई कैप, वाई कोएफिशिएंट का वैल्यू -2 जे कैप और प्लस 2/3 के कैप। तो ये रहेगा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का वैल्यू। कुछ दिक्कत बच्चों? हैव यू रिटन दिस? कुछ दिक्कत बच्चों यहां तक? ठीक है, तो आ जाएगा फिर। अभी कितने भी पार्टिकल्स आपको दे सकते हैं, वो सभी पार्टिकल के मासेस दिए जाएंगे आपको, उनके कोएफिशिएंट दिए जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और इजीली सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम, बाय यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन इजीली एबल टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा अब, 3 bodies of equal masses, क्वेश्चन नंबर 2, 3 bodies of equal masses are placed at 0, 0, A, 0 and at A/2, A√3/2। ओके, ऐसे 3 पॉइंट्स पर वो प्लेस्ड किए हैं। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो 3 पार्टिकल दिए यहाँ पर। ओके, इसका डायग्राम बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। ओके, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट तो समझ में आ जाते हैं। 3 कोएफिशिएंट है, तीनों कोएफिशिएंट का मतलब तीनों पार्टिकल का मास सेम है। पहला 0, 0 पर है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर पहला मास है जिसका मास m है, उसका कोएफिशिएंट 0, 0 है। ओके, ये पहला पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है देखिएगा, A, 0 पर। A मतलब एक्स कोएफिशिएंट है उसका और वो A, 0 है। ओके, ऐसा ये दूसरा पार्टिकल रहेगा। और तीसरा पार्टिकल A/2, x इज इक्वल टू A/2 मतलब A/2 के ऊपर रहेगा और उसका डिस्टेंस A√3/2 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा और उसका ये वाला जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, क्योंकि 3 पार्टिकल हैविंग इक्वल मासेस कहा है तो उनके इक्वल मासेस को m एज्यूम कर रहे हैं हम। और ये थर्ड वाला जो पार्टिकल है ऊपर वाला, उसका कोएफिशिएंट रहेगा A/2, A√3/2। आपने एग्जैक्टली डायग्राम नहीं भी बनाया, एग्जैक्टली नहीं भी लोकेट किया ना डायग्राम को तो भी चलेगा। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम नहीं पूछा हमें, लेकिन आपको ये मतलब समझ में आने चाहिए। आपने ऐसे ग्राफ्स बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किए हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, उनके हिसाब से आपको ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। तो ऐसा ये डायग्राम रहेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके हर 2 साइड्स के बीच में डिस्टेंस a रहेगा। हमें डिस्टेंस से भी कुछ लेना देना है नहीं, वी हैव टू फाइंड ओनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 ही कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x और y ही कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट नहीं है। तो इस वजह से 2 ही कोऑर्डिनेट निकालने हमें। 3 पार्टिकल है, इस वजह से पहले पार्टिकल का मास m1, पहले पार्टिकल का x कोएफिशिएंट x1 प्लस दूसरे का मास m2, दूसरे का x कोएफिशिएंट x2 प्लस तीसरे का मास m3, तीसरे का x कोएफिशिएंट x3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज टोटल मास। लेकिन इन दिस क्वेश्चन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, m से मास से तीनों के। ओके, इस वजह से ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने निकाला भी आंसर, एक बार वेरीफाई करते हैं हम, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो m1 का वैल्यू m है, उसके बाद x1 का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, पहले का कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट 0 है तो m इंटू 0 आएगा, प्लस दूसरे का मास कितना है m है और उसका x कोएफिशिएंट कितना है a, तो m इंटू a आएगा, प्लस m3 का वैल्यू भी m है और उसका x कोएफिशिएंट कितना है a/2 है। तो ऐसा आएगा ये।
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m, तो नीचे आएगा 3m और ऊपर आने वाला है m a बाय 2 प्लस m a, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम m a प्लस m a बाय 2a, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m a प्लस m a, 2m a प्लस m a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m रहेगा, तो ये 2 और 3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होने के कारण मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर आएगा 3m, ठीक है, इन तीनों का एडिशन, दोनों का एडिशन 2m a प्लस m a, और नीचे 2 इंटू 3 6m आएगा, m गेट कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनल आंसर आएगा a बाई 2। तो x कोएफिशिएंट कितना आने वाला है बच्चों, a बाई 2, ठीक है। YCM का भी वैल्यू निकाला है बहुत सारे बच्चों ने, एकदम एक्यूरेट निकाला है, स्नेहल, उसके बाद कतार सिंह, ओके, उसके बाद वैष्णवी आपका थोड़ा गलत हुआ है, एक बार चेक करो, √3a/6 रहेगा, ठीक है, इज इट ओके, ठीक है। तो ये XCM का वैल्यू हो गया। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जगह कम नजर आ रहा है, आपको भी पता है, तो इस वजह से मुझे रफ करना पड़ेगा। पहले बताओ मुझे ये आपने लिखा है क्या, राइट दिस, फिर मैं y कोएफिशिएंट निकालता हूं, ठीक है, नीचे निकालने की कोशिश करता हूं मैं, अलग से एक इंक यूज करता हूं तो आपको हाईलाइट मतलब समझ में आ जाएगा। तो YCM का वैल्यू आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं मैं, m1 का वैल्यू m है, y1 का वैल्यू 0 है, प्लस m2 का वैल्यू m है और y2 का वैल्यू कितना है, 0 है, वो भी 0 है, प्लस m3 का वैल्यू m है और उसका y कोएफिशिएंट a√3/2 है, डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m, ठीक है। तो नीचे आएगा 3m और ऊपर आएगा √3ma, और ये जो 2 है ना, ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा फिर से पिछली बार की तरह, ठीक है। तो ये m गेट कैंसल, तो √3a डिवाइडेड बाय 6 ये रहेगा आंसर। तो YCM का वैल्यू कितना रहने वाला है, √3a डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो बस इतना ही आंसर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं फिर, ओके, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स रहने वाले XCM, YCM, और क्या रहेगा फिर इसका आंसर, आपको ऑप्शन में जरूर नजर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आता है तो। XCM का वैल्यू आएगा a/2 और YCM का वैल्यू आएगा √3a/6, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? नहीं, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन वेक्टर नहीं पूछा था, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पूछे थे ना, तो इस वजह से हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आप में से साक्षी ने मुझे कल क्वेश्चन पूछा था ये, ओके। साक्षी समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? साक्षी है क्या लेक्चर में आज? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन था, आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे, इस वजह से मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेट्स भेजो, विदाउट कोऑर्डिनेट्स सॉल्व नहीं होता ये क्वेश्चन, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों अब यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं हम, ओके। मतलब दोनों पहले क्वेश्चन सेम टाइप के थे, अभी हम थोड़ा डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं। करूँ इसे रफ में? यस। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Three rods of same mass are placed as shown in figure। तो इसमें फिगर दिया होगा, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
तो अब देखिएगा ऐसा डायग्राम दिया है, ये गिवन ही क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम है, ये मैं खुद नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, मैं इसे हाईलाइट करके निकालता हूँ तो आपको समझ में आएगा रॉड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। तो ऐसे 3 रॉड्स है। ओके, तीनों रॉड के मास सेम है, और ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना ऑरेंज कलर का, तो उसी सेक्शन में ये रॉड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे, और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब उनके पोजीशंस दिए आपको। ये जो पोजीशन है ये 0, A है, 0, A है। ये जो पोजीशन है ये 0, 0 है। ओके, और ये जो पोजीशन है ये A, 0 है। बस इतना ही दिया है। ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम O है, और इस पॉइंट का नाम B है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो अब इस पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम। अभी अच्छे से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? 3 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट 0, 0, A, 0 एंड A/2, √3A/2, ऐसे 3 पार्टिकल्स थे। पिछले क्वेश्चन को पहले एनालिसिस कीजिएगा, मतलब जो हमारा था 3 पार्टिकल्स थे, पार्टिकल थे वो, और उन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास मतलब वही पार्टिकल थे। पार्टिकल मतलब एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मास था, पॉइंट मास था ये। लेकिन ये अभी कैसा है, ये पूरा मास पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड का जो मास है ना वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ओके, क्या ये पॉइंट मास है? क्या नहीं है, ये पॉइंट मास नहीं है, ये लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। मतलब ये जो मास यम रहेगा ना इस रॉड का, ये पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूं ना मैं, इस पूरे सेक्शन का मास यम रहेगा। इट इज नॉट द मास ऑफ वन पॉइंट। ओके, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना एक्सियम का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं बच्चों जब पॉइंट मासेस दिए जाएं। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको रॉड दिया है और इसका जो मास रहेगा ये पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन रॉड्स के सेंटर ऑफ मास निकालने पड़ेंगे। 3 रॉड है तो उनके 3 सेंटर ऑफ मास रहेंगे, और फिर उनके 3 सेंटर ऑफ मासेस के फिर आपको वो फॉर्मूला यूज करके m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये फॉर्मूला यूज करके फिर आपको कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इज इट ओके? ठीक है, तो आप कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले हमें जो रॉड है, ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जो O2A में प्रेजेंट है, ओके, O2A में जो प्रेजेंट रॉड है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है फिर इसका सेंटर ऑफ मास? मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, जैसे अगर सर्कल रहता है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहेगा, रेक्टेंगल रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? डायगोनल जहां पर मीट होते हैं वहां पर होता है। तो वैसे ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में रहेगा, क्योंकि ये लेंथ है। ओके, ये लेंथ यहां से यहां तक प्रेजेंट है, तो ये अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर का है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास 5 सेंटीमीटर पर रहेगा, क्योंकि रॉड का हम लेंथ कंसीडर करते हैं, एरिया कंसीडर नहीं करते हैं। इसी वजह से मिड पॉइंट रहेगा। राइट आंसर है। ओके, तो इन तीनों रॉड्स का जो मिड पॉइंट रहेगा वही उनका सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो अब मुझे बताओ फटाफट इन तीनों रॉड्स के सेंटर ऑफ मास क्या रहेंगे। पहले मुझे ऐसे रॉड का बताओ जो O2A में प्रेजेंट है। O2A में जो प्रेजेंट रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास बताओ। A/2। A/2 राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास रहेगा एग्जैक्टली, और वो क्या रहेगा? A/2, 0। ओके, y कोएफिशिएंट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस पर ये रॉड है, तो इस वजह से उसका सेंटर ऑफ मास A/2 रहेगा। अगर ये भी आपको दिक्कत भरा लग रहा है तो फिर एक ही काम करो, पहले का x कोएफिशिएंट 0 लो, दूसरे का x कोएफिशिएंट a लो, और उनको 2 से डिवाइड करो। ये अगर आपको ट्रिक इजी लगता है तो इस वे से करो। y कोएफिशिएंट पहले का 0 है, दूसरे का भी y कोएफिशिएंट 0 है, 0/2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा फिर? A/2, 0। इज इट ओके? तो ये पहले पॉइंट का सेंटर ऑफ मास रहेगा। अब मुझे बताओ, ये पहला बिट हुआ, अभी मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड विच इज प्रेजेंट बिटवीन O2B। O2B में जो रॉड प्रेजेंट रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 0 to A/2। 0, A/2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि इसका y कोएफिशिएंट ही रहेगा और वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अभी बहुत सोच समझकर मुझे आंसर देना, A to B में जो रॉड प्रेजेंट है इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा?
सेंटर ऑफ मास A by ऑफ रॉड विच इज प्रेजेंट बिटवीन ए टू बी। बोलो आप आंसर। A by 2, A by 2. A/2 करेक्ट आंसर है। ओके, तो यही मुझे चाहिए था आंसर। ओके, तो तीनों रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? A/2 कॉमा A/2। इज इट ओके? मतलब पहले का A/2 कॉमा 0 है, दूसरे का 0 कॉमा A/2 और तीसरे का A/2 कॉमा A/2। तो अब इस प्रॉब्लम को हम पॉइंट मास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इस पूरे रॉड को हम उसके मिड पॉइंट में एक ही पॉइंट में एज्यूम करने वाले। अब इस प्रॉब्लम को है ना हम 3 पॉइंट्स में एज्यूम कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? उनको उनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देना। मतलब इस पूरे रॉड का मास अगर यम है, तीनों के रॉड के मास सेम थे, तो उनके हम मास यम 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 एज्यूम करते हैं। तो पहले पॉइंट का मास कितना रहेगा? यम रहेगा और उसका कोएफिशिएंट आएगा A/2 कॉमा 0। ये दूसरा जो मास है इसका भी मास यम रहेगा और इसका कोएफिशिएंट 0 कॉमा A/2 आएगा। और ये जो तीसरा मास है उसका कोएफिशिएंट A/2 कॉमा A/2 रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट होने वाला है, देखिएगा एक बार। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को है ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसमें बोल रहा हूं मैं? पॉइंट सिस्टम में। और फिर आप यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकते हो। आप कौन सा? जो हम पहले यूज कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, XCM YCM। ओके, तो यूज करो वो फॉर्मूले और मुझे बताओ फटाफट आंसर। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? मूव फास्ट, फटाफट सॉल्व करो। पहले हमने इस रॉड को जो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था जिसका मास, उसको पॉइंट मास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, उनके सेंटर ऑफ मास ने उन रॉड को रिप्लेस कर दिया। फिर आप XCM का वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या आएगा? मास ऑफ फर्स्ट रॉड इनटू x कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रॉड, मास ऑफ सेकंड इज इनटू x कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस मास ऑफ 3 इनटू x कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 का मास मतलब पहले रॉड का मास दूसरे का और तीसरे का सेम है, तो m इंटू पहले का x कोएफिशिएंट क्या आएगा? A/2 प्लस दूसरा रॉड जो है, ये पहला रॉड हम एज्यूम करते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। तो फिर दूसरे का मास m रहेगा और उसका x कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 0 प्लस तीसरे का मास m रहेगा और उसका x कोएफिशिएंट क्या रहेगा? A/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m। ठीक है, तो नीचे आने वाला है 3m, ऊपर आने वाला है A/2 m प्लस A/2 m। ये तो 0 रहेगा। ओके, ma/2 ma/2, तो फाइनल आंसर आएगा ma। तो m गेट कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा A/3। तो ये रहेगा XCM का वैल्यू। अब इसी वजह से हमें YCM का वैल्यू पुट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए बिना मैं वैल्यूज पुट करता हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आप अभी तो आपको ये पूरा लर्न हो गया। तो m1 का वैल्यू m है और पहले का y कोएफिशिएंट 0 है। ओके, तो इस वजह से m इंटू 0 प्लस दूसरे का मास m है और उसका y कोएफिशिएंट A/2 है, प्लस तीसरे का मास m है और उसका भी y कोएफिशिएंट A/2 है। तो यहाँ पर भी वही होगा ma/2 प्लस ma/2, आधे में आधा ऐड करो तो वो पूरा बन जाता है। और नीचे आएगा m प्लस m प्लस m, तो ऊपर आएगा ma/2 प्लस ma/2, तो वो ऊपर आएगा ma और नीचे आएगा 3m। तो m गेट कैंसल, फाइनल आंसर आएगा A/3। इज इट ओके? आ गया समझ में बच्चों? A/3 आएगा। कतार सिंह वेरीफाई करो, तो दोनों के आंसर A/3 आने वाले। तो ये रहेगा सेंटर ऑफ मास का आंसर। तो समझ में आ गया बच्चों? अब अगर मास पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास निकाल के उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करना। ओके, और फिर उन सिस्टम का ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, मतलब मास जब डिस्क्रीट हो तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मास के लिए ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आ गया समझ में बच्चों? आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मैं इसे रफ करता हूं। आप तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ center of mass of a system consisting of
of a system consisting of two particle of masses, m1 and m2 separated by distance L in relative to m1, ओके। तो बस इतना ही दिया है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, ठीक है। ये y एक्सिस रहेगा हमारा और ये x एक्सिस रहेगा, ओके। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस रहने वाला है। और क्या दिया उन्होंने, दो मासेस दिए, ठीक है। और दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस ये ले। तो अभी काम है ना, हमें हमारा आसान हो ऐसे जगह पर इन दोनों मासेस को आपको प्लेस करना है। मतलब ये जो दो पार्टिकल्स है ना, ये हमें ऐसी जगह पर प्लेस करना है, उनके बीच में यल डिस्टेंस हमें शो करना है कैसे भी, ठीक है। मतलब दो मासेस है, ये m1 मास है, तो ये हम ओरिजिन पर प्लेस करते हैं। ओरिजिन पर प्लेस करने का फायदा क्या है कि उसके कोएफिशिएंट 0,0 रहेंगे, ओके। और दूसरा पार्टिकल कहां पर प्लेस करने के लिए कहा है, जिसका मास m2 है, यल डिस्टेंस पर, ठीक है। m1 से m2 का डिस्टेंस कितना है, यल है। तो आप मुझे सोच समझकर बताइएगा, जितना दिमाग है उतना यूज करके बताइएगा कि m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। मैंने x एक्सिस पर a,0 a,0 a क्या है, x, 0 x क्या है फिर बताओ। सोच समझकर आंसर दो मुझे। राइट आंसर है, कतार सिंह ने आंसर दिया है सबसे पहले, ठीक है। मैथमेटिक्स का लेक्चर है लेकिन 2 मिनट वेट कीजिएगा। L,0 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज L,0। इज इट ओके, आ गया समझ में कैसे, क्यों और ऐसा क्यों लिखा मैंने, समझ में आ गया। हमने m1 को एज्यूम किया 0,0 पर, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर था, उससे m2 का डिस्टेंस L था। तो अब ये डेफिनेटली x डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस पर y कोएफिशिएंट 0 होता है, ओके। तो डेफिनेटली m2 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो L,0 रहेगा, ओके। और अभी बहुत ही काम आसान है। आपको मैंने एक ट्रिक फॉर्मूला बताया था जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। m1 और m2 दो पार्टिकल्स अगर है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस L है, तो फिर उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, उनका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो m1 से अगर निकालना है, इन रिलेटिव टू m1 उन्होंने कहा है। m1 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम r1 लेते हैं, तो r1 लेते वक्त m2 इंटू यल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। इज इट ओके, ठीक है। तो x m का वैल्यू यहाँ पर वही आने वाला है, ओके। मतलब उसका सिर्फ x कोएफिशिएंट रहेगा, y कोएफिशिएंट तो 0 रहने वाला है, क्योंकि ये x एक्सिस पर होने के कारण सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोएफिशिएंट रहेगा, और वो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम m2 इंटू यल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके। दिया था मैंने ये फॉर्मूला, याद करो। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मैंने वहां पर स्मॉल r से इंडिकेट किया था, यहाँ पर मैं Yes, sir. यल से उसे रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। आ गया समझ में बच्चों। और ये जो डिस्टेंस है और ये जो मास है, ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से r1 जब हम यहाँ पर लेते हैं, r1 मतलब m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रहेगा, उससे हम r1 लेते हैं, और r2 मतलब m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। YCM का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि x एक्सिस पर ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। पूरा रॉड x एक्सिस पर है तो उसका y कोएफिशिएंट 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो आज 3-4 क्वेश्चंस लिए मैंने पूरे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इज इट ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू।